चैंपियंस लीग क्वार्टर फाइनल्स का ड्रॉ हुआ था, तो सब लोगों ने यही उम्मीद लगा रखी थी कि एक साइड ऑफ द ड्रॉ काफी कॉम्पिटिटिव है, जहां पे मैनचेस्टर सिटी, बायर्न म्यूनिख, रियल मैड्रिड और चेल्सी है। और ड्रॉ की दूसरी तरफ एक टीम ऐसी है जो आउटराइट डोमिनेंट है, जो सारी यूरोपियन लीग, जो टॉप 5 यूरोपियन लीग है उसमें सबसे डोमिनेंट चल रही थी, और बाकी चार टीम्स के कंपैरिजन में सबसे ज्यादा फेवरेट थी फाइनल पहुंचने के लिए। सिटी, बायर्न और मैड्रिड में लोग डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि कौन फाइनल में जाएगा, बट सभी की फेवरेट अंडरडॉग नेपोली क्वार्टर फाइनल्स में ही बाहर हो चुकी, और ऐसी मिलान साइड ने उन्हें बाहर करा है जो कुछ हफ्तों के स्पैन में उनको 3 बार हरा चुकी है। तीनों बार बिना गोल कंसीड किए नेपोली को हराया है, जबकि नेपोली इज द हाईएस्ट स्कोरिंग साइड इन इटली। नेपोली बाहर हो चुकी है, और मैं सेमीफाइनल्स में 2003 के बाद पहली बार एक मिलान डार्बी देखने को मिलेगी। हो सकता है मिलान डार्बी की देखने के लिए मैं ग्रांटेड लेके चल रहा हूँ, बेनिफिका कैन स्टिल मेक अ कमबैक, बट एज थिंग्स स्टैंड, इंटर वर्सेस एसी मिलान इज वेरी पॉसिबल इन द सेमीफाइनल्स। दूसरी तरफ रियल मैड्रिड ने चेल्सी को हरा दिया। चेल्सी की परफॉर्मेंस पिछले मैच से तो अच्छी थी, बट स्टिल जो चेल्सी के पूरे सीजन दिक्कतें रही हैं वो इस मैच में भी उभर के आई। और मैड्रिड का जो चैंपियंस लीग में पैटर्न रहा है कि जैसा भी बैलेंस ऑफ द प्ले हो, आप मैच खींच के ले जाओगे इन दो क्रूशल मोमेंट्स, वो इस सेकंड लेग में भी मैड्रिड ने प्रूव कर दिया। कल के मैचेस में नेपोली और एसी मिलान पे मेरा पूरा ध्यान था, ज्यादा ध्यान एक्चुअली मेरा उस पे था। चेल्सी वर्सेस रियल मैड्रिड पे भी मैंने नजर बनाई रखी थी, बट मेरा मेन फोकस नेपोली वर्सेस एसी मिलान पे था, क्योंकि विक्टर ओसिमेन वापस आ गया था और मेरे को काफी उम्मीद थी नेपोली से। ओसिमेन के वापस आने से नेपोली की थ्रेट नेचुरली बढ़ जाएगी। और नेपोली को आप दोनों लेग से स्पैन में देखो भी, तो नेपोली ने ज्यादा चांसेस क्रिएट भी की, दे क्रिएटेड मोर देन डबल द चांसेस विच मिलान क्रिएटेड। दोनों लेग्स में टोटल मिलान के शॉट्स 18 थे, और नेपोली के दोनों लेग्स मिलाकर 39 शॉट्स थे, तो मोर देन डबल शॉट्स थे। पोजेशन भी नेपोली के पास ज्यादा थी, बट अगर आप मीनिंगफुल अपॉर्चुनिटीज की बात करो, मीनिंगफुल चांसेस की बात करो, तो एसी मिलान ने क्लियरली बेटर चांसेस बनाए थे, एंड एसी मिलान वर वे मोर लीथल ऑन द ट्रांजिशन। हमने फर्स्ट लेग में भी बात की थी कि नेपोली की जो शेप है काफी डिसजॉइंटेड सी लग रही थी ओजिमेन के बिना, और ओजिमेन के वापस आने के बाद भी मुझे उस शेप में ज्यादा सुधार दिखा नहीं। इसका एक बहुत बड़ा रीजन ये भी है कि नेपोली के इंजरीज के साथ किस्मत बहुत खराब थी दोनों लेग्स में। पहली लेग में उनके पास ओजिमेन नहीं था, तो कहीं ना कहीं उनकी जो डायरेक्ट थ्रेट थी, जब उनकी फर्स्ट टीम मोस्टली अवेलेबल थी, जब किम मिन जाए और जैम्बो अंगीसा थे, तो उनके पास ओजिमेन नहीं था, जो उनका सबसे लीथल फिनिशर रहा है इस सीजन और सबसे लीथल फॉरवर्ड रहा है इस सीजन। फिर जैम्बो अंगीसा सस्पेंड हो गया और किम मिन जे भी सस्पेंड हो गए थे, फिर ओजिमेन वापस आया, तो वो दो प्लेयर्स नहीं थे फर्स्ट हाफ में। फिर मारियो रूई और मैटियो पोलिटानो, और पोलिटानो क्वार्टसिलिया से काफी ज्यादा थ्रेटनिंग लग रहा था और ज्यादा लाइकली लग रहा था कि वो किसी को टी अप कर सके या किसी को चांस बना के दे सके, ओजिमेन को बॉल फीड कर सके। वो इंजर हो गया, दो इंजरीज आपकी वहां पे हो गई। फिर आपके बेंच से ऐसे प्लेयर आ रहे हैं, ऑस्टेगार्ड आपका प्लेयर आ रहा है, जो फीफा का प्लेयर करियर मोड होता है ना, उसमें जो टेम्पलेट फेसेस नहीं होते, ये जब रिजेनरेट हो जाता है फीफा में मैनेजर मोड में, वैसा प्लेयर आपका बेंच से आ रहा है। बेंच से आपकी ज्यादा इंस्पिरेशन नहीं है, उनकी शेप ऑल ओवर द प्लेस है। अगर आप नेपोली की शेप देखो, तो नेपोली की शेप इस मैच में आप देख सकते हो कितना ज्यादा डिस्टेंस है। पूरे सीजन जो क्वार्टसिलिया और ओजिमेन की केमिस्ट्री रही है, वो आज बिल्कुल एग्जिस्टेंट नहीं थी, और एसी मिलान ने बहुत अच्छा काम किया इस केमिस्ट्री को उन्हें डैमेज नहीं करने में। क्योंकि आप देख सकते हो कि यहाँ पे क्वार्टसिलिया की जो पोजीशनिंग है और ओजिमेन की पोजीशनिंग है, उसमें कितना ज्यादा दूरी है इन दोनों के बीच में, कोई सिनर्जी नहीं है। क्वार्टसिलिया खुद ही कलाब्रिया को बार बार बीट करने की कोशिश कर रहा था, बार बार टेक ऑन कर रहा था। 6 ओकेजन पे सक्सेसफुल भी था, बट 6 ओकेजन पे कलाब्रिया ने रोक रखा था, और कलाब्रिया ने बहुत अच्छा काम किया क्वार्टसिलिया को ज्यादा स्पेस नहीं देने में। और जब उसको वो बीट कर दिया था, तो बहुत ओकेजन पे उसने ट्रैक बैक करके उसको पास देने से रोका भी, इंटरसेप्शन भी करा। तो कलाब्रिया की बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी, और पासिंग ऑप्शन कट करने में उसमें बेनासेर का भी रोल था, क्रूनेच का भी रोल था। पूरा मिलान का मिडफील्ड मुझे ज्यादा सिनर्जी में लगा। नेपोली में ज्यादा पोजीशन थी, तो ऐसा नहीं है कि नेपोली का मिडफील्ड बहुत ज्यादा ऑफ द पेस था या बहुत खराब खेला, बट आपको जो प्लेयर चाहिए थे मिलान के ट्रांजिशन रोकने के लिए, वो आपका सबसे बड़ा प्लेयर सस्पेंडेड था, जैम्बो एंगीजा। जैम्बो एंगीजा की जगह एंडोम्बेले आया। एंडोम्बले बॉल कैरिंग में तो अच्छा ही है, उसने पहले भी डेमोन्स्ट्रेट किया है, स्पर्स में भी किया था, नेपोली के लिए भी इस सीजन किया है, लियोन के लिए भी किया है, बट डिफेंसिव पार्ट ऑफ द गेम में वो अच्छा है नहीं। और उसने ही बॉल लूज की थी, उसने गलत डमी दे दिया था, जिससे लियाओ ने बॉल पकड़ी थी, फिर लियाओ को ट्रैक डाउन नहीं कर पाया, ही डजंट हैव द पेस टू कीप अप विद लियाओ। और फिर फिजिकलिटी भी नहीं है, तो आप उसको ऑफ द बॉल पुश भी नहीं कर पाए या ना आप चैलेंज कर पाए, तो वहां पे एंडोम्बेले की जो वीकनेस है वो सीधे सीधे एक्सपोज होगी। तो एंडोम्बले अटैकिंग पार्ट ऑफ द गेम में डिसेंट था, बट जहां पे आपको एग्जाम बंगीजा जैसे प्लेयर की जरूरत थी, आपके पास कोई लाइक फॉर लाइक रिप्लेसमेंट है नहीं। और नेपोली जितना भी अटैकिंगली फ्री फ्लोइंग खेल रही है इस सीजन, वो अपनी फर्स्ट टीम के प्रेजेंट होने के कारण ही खेल पा रही थी। उनके पास बेंच पे इतने अच्छे ऑप्शंस नहीं है, स्पेशली मिडफील्ड में अगर बात करो, कि उनके प्राइमरी प्लेयर्स को वो रिप्लेस कर सके, तो वो भी बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम थी नेपोली के साथ। और आप मिलान का गेम प्लान देख लो, पूरे कंपैक्ट शेप में डिफेंड किया था, कोई स्पेस नहीं दे रही, ओवर द टॉप बॉल जितनी आ रही थी सारी इंटरसेप्ट हो रही थी, विंग से जितनी बॉल आ रही थी, चाहे डिलोरेंजो दे रहा था, चाहे लोजानो दे रहा था, चाहे पोलिटानो फर्स्ट हाफ में दे रहा था, सारी बॉल्स को टोमोरी और केयर ने बहुत अच्छे से रोका, बिल्कुल भी स्पेस नहीं दिया उनको ऑपरेट करने के लिए। कितनी बार तो केयर ने कन्विंसिंग क्लियरेंस करा, टोमोरी ने कन्विंसिंग क्लियरेंस करा। तो नेपोली के पास पोजीशन जरूर थी ज्यादा, नेपोली के पास चांसेस भी ज्यादा थी, बट वो चांसेस कितनी मीनिंगफुल थी, जैसे मैंने शुरू में भी कहा, वो ज्यादा मीनिंगफुल थी नहीं, क्योंकि नेपोली के पास वो क्वालिटी ऑफ द बेंच थी नहीं, और वो इम्पैक्ट भी नहीं कर पाई, और जो क्वालिटी थी वो गेम इन्फ्लुएंस नहीं कर पाई, क्योंकि एसी मिलान का जो गेम प्लान था वो बहुत अच्छे से उन्होंने पुल ऑफ किया।
और उन्होंने इंश्योर किया कि जो थ्रेटनिंग प्लेयर्स है नेपोली के, उनको ज्यादा टाइम एंड स्पेस ना मिले और वो ओजीमेन को आइसोलेट कर पाए। और जब ओजीमेन गेम में इन्वॉल्व नहीं हो पाता है तो नेपोली काफी लॉस लगती है। नेपोली डू नॉट हैव दैट सेम थ्रेट। ओजीमेन का जो एक शॉट ऑन टारगेट था वो आखिर में आया, उसी से उसने गोल मारा, बट दैट वाज टू लिटिल टू लेट, इसलिए नेपोली कुछ ज्यादा कर नहीं पाया और एसी मिलान थ्रू आउट द मैच कंफर्टेबल लगी। मैंने बेनासेर की बात करी, मैंने क्रूनिच की बात करी। बेनासेर वाज ऑल ओवर द पिच भाई, बेनासेर हर जगह पासिंग ऑप्शन प्रोवाइड कर रहा था, बॉल कैरिंग में इतना अच्छा था, वो प्रेसिंग के मामले में हर एस्पेक्ट में मुझे बेनासेर एक होता है ना स्टैंड आउट प्लेयर लगा। मैन ऑफ द मैच मेरे लिए एसी मिलान के लिए बेनासेर था। ब्राहिम डियाज जब तक पिच पे था तो ही वाज डूइंग अ ग्रेट जॉब इन द ट्रांजिशंस, कैरिंग द बॉल फॉर मिलान, जो उसने फर्स्ट लेग में भी किया था। एंड ही क्रिएटेड द चांस जिसमें राफेल लियाओ को पास देके थियो हर्नांडेज ने शॉट मारा था। और किम मिन जाए के ना होने से हुआन हेजूस एक काफी बड़ा डाउनग्रेड है, क्योंकि उसके पास वो कॉन्फिडेंस नहीं है बॉल कैरी फॉरवर्ड करने में, और ना ही वो सेट पीस थ्रेट है जो किम मिन जाए के पास है। ऐसे बहुत ज्यादा सेट पीसेस मिले भी नहीं नेपोली को, और जितने सेट पीसेस मिले उसमें भी डिलीवरी अंडर हिट थी। मतलब नेपोली वर क्लियरली आउट ऑफ आइडियाज। अगर पूरे मैच में आप नेपोली के अटैक्स को समराइज करो ना, तो सारे अटैक्स में जो लीथल और क्लिनिकल एज रही है नेपोली की, वो कहीं ना कहीं मिसिंग थी। इसलिए एसी मिलान कंफर्टेबली वॉन द मैच। उनका गोल भी बिल्कुल सही टाइम पे पड़ा, अगेन ऑन द ट्रांजिशन, जैसे फर्स्ट लेग में पड़ा था, कोई रोक नहीं पाया राफेल लियाओ को। जिरू स्कोर्ड, जिरू मिस्ड अ पेनल्टी एज वेल, तो लग रहा था कि शायद नेपोली कुड मेक अ कमबैक इन द मैच, बट फिर नेपोली ने भी पेनल्टी मिस कर दी। क्वाराटस्खेलिया हैड द चांस टू रिडीम हिमसेल्फ, क्योंकि पूरे मैच में उसके पास एंड प्रोडक्ट लैकिंग था। वो चांसेस पे रश कर रहा था, शॉट ओवर पावर कर रहा था अपना, दो तीन चांसेस उसके पास ऐसे थे वेरी कुड हैव एक्चुअली स्कोर, बट ही डिडंट स्कोर। तो क्वाराटस्खेलिया के पास एक रिडेम्पशन मोमेंट थी, वो अपने आप को रिडीम नहीं कर पाया। एंड माइक मिनियन ने भी दिखा दिया क्रूशल मोमेंट में, एसी मिलान को जब चाहिए था एक बिग मैन टू स्टेप अप, ही स्टेप्ड अप। नेपोली ने भी एक क्रूशल मोमेंट मैच में अपने आप को लीवे दी, बट फिर वो ये कि जब आपके पास मेन प्लेयर्स नहीं है ना, तो टीम की केमिस्ट्री कहीं ना कहीं सफर कर रही थी। एंड डिफेंसिव पार्ट ऑफ द गेम में वो केमिस्ट्री की कमी कहीं ना कहीं दिख गई, एंड इसलिए नेपोली वेंट आउट। तो नेपोली का गेम प्लान पोरली एग्जीक्यूटेड था, ये भी एक रीजन है, बट कहीं ना कहीं नेपोली वर अनलकी जिस हिसाब से उनको इंजरीज हुई थी। ऑलमोस्ट चार मेन टीम के उनके प्लेयर एब्सेंट थे, किम मिन जाए, जैम्बो इंगीजा, मारियो रूई फॉर द सेकंड हाफ, एंड ऑल्सो पोलिटानो जब वो इंजर हो गया। तो ये चार प्लेयर जब आपके चले जाएंगे आउट ऑफ अ सिस्टम विच हैज रिलाइड ऑन 11 प्लेयर्स, चार प्लेयर चले जाएं, तो जरूर आपके इंपैक्ट करेगा चांसेस टू गो फर्दर इन द चैंपियंस लीग। मैड्रिड और चेल्सी वाले मैच में तो जैसे हमने प्रीव्यू में बात की थी, चेल्सी डिड टेक अ रिस्क विद द लाइनअप। चेल्सी का लाइनअप था वो एज प्रेडिक्टेड था। लोगों को लग रहा था कि शायद चेल्सी 4-2-3-1 खिलाएगी, थोड़ा प्रैग्मेटिक शेप रखेगी, बट उन्होंने सेम शेप खिलाई जो उन्होंने फर्स्ट लेग में खेली थी। बट स्टर्लिंग ने आज स्टार्ट किया ना, आज फिलिक्स ने स्टार्ट किया, एवर्ट स्टार्टेड, गैलेगर और कांटे उसके पीछे थे, पीछे कोवाचिच और एंजो फर्नांडिस। विंग्स पे जैसे हमें पता था कुकुरेला जेम्स, ट्रेवल चालोवा पीछे, थियागो सिल्वा पीछे और फोफाना पीछे। लाइनअप से तो कहीं ना कहीं अटैकिंग फोकस चेल्सी का दिखा, बट आप मैच में भी देखो तो चेल्सी मेजोरिटी अपने अटैक्स लेफ्ट हैंड साइड से क्रिएट कर रही थी, नॉट फ्रॉम द राइट हैंड साइड। और इस चक्कर में उन्होंने विनीसियस को काफी देर तक आइसोलेट कर दिया था। दे लेफ्ट विनीसियस टू मेक अ लॉट ऑफ चांसेस, और कहीं ना कहीं अपने आप को ट्रांजिशन पे एक्सपोज कर दिया था। बट दैट शोज कि लैम्पार्ड ने एक रिस्क उठाई, ही वांटेड टू अटैक मैड्रिड, और काफी चांसेस बनाई भी चेल्सी ने, ऐसा नहीं चेल्सी ने चांसेस नहीं बनाए। चाहे आप कांटे के चांस देख लो, जो कांटे को कायदे से उसमें टाइम लेना चाहिए था, उसने वो टाइम नहीं लिया उस चांस में। चाहे सेकंड हाफ के पहले 15 मिनट में देख लो, तो काफी क्लियर कट चांसेस थी जिससे चेल्सी कन्वर्ट कर सकती थी। उन्होंने काफी अच्छे तरीके से मैड्रिड की कंपैक्टनेस को एक्सप्लॉइट करने की कोशिश की थी, प्ले स्विच किया था, गैप्स पकड़े, बॉक्स में प्लेयर्स को ढूंढा। बट फिर कहीं ना कहीं वो बात आ जाती है कि डू यू वांट अ प्लेयर लाइक कांटे इन दोस पोजीशंस। हाँ, कांटे को उस पोजीशन में अच्छा करना चाहिए था, जो पहली चांस थी उसके पास फर्स्ट हाफ में, ही शुड हैव प्रॉब्ली स्कोर्ड फ्रॉम दैट पोजीशन। और स्पेशली एट द टाइम 10 मिनट हुए थे सिर्फ मैच को, उस टाइम पे अगर आप गोल मारते तो आपको पूरा मोमेंटम मिल जाता और क्राउड भी पूरा चार्ज अप था, बट आप उस समय कन्वर्ट नहीं कर पाए। तो ऐसी पोजीशन में क्या आपको कांटे के साथ जैसा प्लेयर होना चाहिए? कांटे को स्टार्ट करना गलत नहीं था, बट फिर बात वही आ जाती है कि क्या स्ट्राइकर ही नहीं है। ओबेमेयांग आपके स्क्वाड में है नहीं, डेविड फोफाना आपके स्क्वाड में है नहीं, हैवर्ट्स बुरी तरह मतलब किसी भी तरीके से फॉर्म में नहीं है, तो हैवर्ट्स पे आप रिलाई कर नहीं सकते। तो आपके पास फिजिकल प्रेजेंस और स्ट्राइकर उस पोजीशन में है नहीं, जो आप एक्सपेक्ट करोगे कि ऐसी पोजीशन में एज अ पोचर एक्ट करे और सेकंड बॉल्स और लूज बॉल्स पे रिएक्ट करके गोल मारे। तो आपके पास ऐसा प्लेयर था जिसको आप वहां पे चाहते नहीं हो। और फिर अल्टीमेटली मैड्रिड जैसी टीम्स के साथ क्या होता है कि आपके पास अपॉर्चुनिटीज आएंगी। ऐसा नहीं मैड्रिड अपॉर्चुनिटीज कंसीड नहीं करती। चैंपियंस लीग में मैड्रिड की रिपीटिंग थीम रही है कि दे कंसीड अ लॉट ऑफ चांसेस, दे आर ओपन ऑन द ट्रांजिशन। ऐसा नहीं है कि उनको बहुत फ्लॉलेस स्ट्रक्चर है कि वो ट्रांजिशन पे खुलती नहीं है, पूरी तरह कंपैक्ट रहती है, कभी भी कोई चांसेस कंसीड नहीं करती, कोई गैप्स कंसीड नहीं करती। चांसेस वो कंसीड करते हैं, बट इफ यू डोंट पनिश मैड्रिड, मैड्रिड विल डेफिनेटली पनिश यू। आपको पता है मैड्रिड चांसेस बनाएंगी, और जिस नेचर के चेल्सी ने गोल्स खाए उससे दिख गया कि इस टीम में केमिस्ट्री की कमी क्यों है। देखो, अटैकिंग पॉइंट ऑफ व्यू से फॉर्मेशन काम करती है, बट डिफेंसिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको इंश्योर करना पड़ता है कि आपकी विंग बैक, आपकी सेंटर बैक और आपका जो मिडफील्डर है जो उनके साथ एक ट्रायंगल बनाता है, ये बहुत कॉम्पैक्ट होकर डिफेंड करे, जिससे आप विंग्स पे एक्सप्लॉइट ना हो। बट दोनों गोल्स में देख लो, ट्रेवो चालोबा कहाँ चढ़ा हुआ है, ही वेंट फॉर अ रिस्की चैलेंज, मिस कर दिया। रॉड्रिगो के पास पूरी राइट विंग खाली थी टू मेक रन इनटू द बॉक्स, मेक दैट पास, शॉट ब्लॉक हो गया, बट उसके बाद भी विनीसियस के पास टाइम था रॉड्रिगो को ढूंढने का, क्योंकि मिडफील्डर नहीं है, ना आपकी सेंटर बैक है वहां पे, ना आपकी विंग बैक है जो आपको कवर प्रोवाइड कर सके। तो रॉड्रिगो के पास इतना टाइम था कि उसने पास भी दे दिया, फिर उसने दूसरी अपनी पोजीशन एडजस्ट करके उसको शॉट टेकिंग पोजीशन में आके गोल भी मार दिया।
उसमें वहां पे उसको कोई कवर नहीं किया। सेकंड गोल में दूसरी तरफ यही हुआ कि सेंटर बैक की पोजीशन, फोफाना की पोजीशन कहीं है, एंजो की पोजीशन कहीं है, रीस जेम्स को होश आवाज नहीं की कब चला गया वेलवर्डे उसके सामने, वेलवर्डे ने लूज बॉल पे पाउंस किया, अंदर गया एंड सेल्फलेसली उसने रोड्रिगो को पास प्ले किया एंड पूरी तरह चेल्सी खुल चुकी थी, कोई भी नहीं था बॉक्स। वो डिफेंसिव केमिस्ट्री की जो कमी थी चेल्सी में पूरे सीजन रही है, और शेप में दिख गया कि आपके पास जब शेप की कंसिस्टेंसी नहीं है ना, एक मैच में आप 4-2-3-1 खिलाते हो, एक मैच में आप 3-5-2 खिलाते हो, तो जो प्लेयर्स के बीच में बेसिक केमिस्ट्री नहीं है, तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि मल्टीपल सिस्टम्स में इक्वल एफिशिएंसी से, इक्वल इफेक्टिवनेस के साथ परफॉर्म करे। वो बहुत ही स्टूपिड एक्सपेक्टेशन होगी। एंड चेल्सी लैम्पार्ड के अंदर अपने 4 मैच खेले और चौथा मैच हार गई है। 1993 के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि चेल्सी का एक नया मैनेजर अपने ओपनिंग 4 गेम्स हारा है। मैं फिर भी कहूंगा कि मैं लैम्पार्ड को पूरी तरह ब्लेम नहीं करूंगा इस सिचुएशन में, क्योंकि स्क्वाड की हालत ऐसी है और पूरी टीम की हालत इतनी, मतलब आप मोराल के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करो, मेंटालिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करो, इतनी ज्यादा गटर में है कि आप अगर एक्सपेक्ट कर रहे हो लैम्पार्ड से कि ऑल ऑफ अ सडन वो कुछ जादू कर देगा 2 महीने में, तो इट इज इम्पॉसिबल। उस कैलिबर का मैनेजर नहीं है, हाँ ये बात भी है, बट आप स्क्वाड की हालत भी देखो, वो ज्यादा इस समय मैटर करती है ओवर द मैनेजर यू गेट इन। इफ द स्क्वाड हैड लेसर प्लेयर्स, प्लेयर्स में थोड़ी मेंटालिटी, पॉजिटिव मेंटालिटी थी, तो मुझे लगता है कि चेल्सी कुड हैव डन अ गुड जॉब। कहीं ना कहीं आप इस समय ये भी आर्गुमेंट रख सकते हो कि शायद इस समय अगर पॉटर होता, वो इज मोर ओपन टू मेकिंग चेंजेस इन गेम, ब्राइटन में उसके साथ ये थीम थी, तो हो सकता है चेल्सी कुड हैव डन समथिंग। बट फिर पॉटर के साथ ये भी टेंडेंसी थी कि चेल्सी चांसेस बहुत बनाती थी बट कन्वर्ट नहीं करती थी, एंड वो इस थीम को चेंज नहीं कर पाया, तो वो व्हाट इफ सिचुएशंस को रियलिटी नहीं बना पाता था, वो चांसेस को गोल्स में कन्वर्ट नहीं कर पाती थी टीम, एंड उसमें कहीं ना कहीं पॉटर की भी गलती थी, इसलिए उसको निकाला गया। तो चेल्सी का देखो सीजन इस समय यूरोपियन पॉइंट ऑफ व्यू से तो हमें पता ही था खत्म है, बट प्रीमियर लीग में चेल्सी अपनी कितनी लाज रख सकती है ये पता चलेगा, क्योंकि 1993 का सीजन था जो उनका वर्स्ट एवर प्रीमियर लीग सीजन था। उस समय 42 गेम्स होते थे और उनके 51 पॉइंट्स थे। इस समय चेल्सी के 39 पॉइंट्स हैं एंड दे हैव वेरी डिफिकल्ट मैचेस टू प्ले। मैनचेस्टर सिटी के साथ मैच है उनका, यूनाइटेड के साथ मैच है, न्यूकासल के साथ मैच है, आई थिंक आर्सेनल के साथ भी मैच बचा है इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो ये सारे मैचेस बचे हैं चेल्सी के, तो प्रीमियर लीग में कितनी लाज रख पाती है तो पता नहीं, बट कहीं ना कहीं आज यूरोपियन रॉयल्टी जीत गई। मड्रिड वॉन, द 14 टाइम्स चैंपियंस एंड डिफेंडिंग चैंपियंस वॉन इजिली, और उन्होंने अपना एक्सपीरियंस कहीं ना कहीं दिखा दिया। और एसी मिलान के केस में भी द 7 टाइम यूरोपियन चैंपियंस, चाहे इस पूरे स्क्वाड पे कहीं एक्सपीरियंस नहीं है, जब ना मैनेजर पे इतना यूरोपियन पेडिग्री है, उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं मिलान लुक्ड मोर फोकस, मिलान लुक्ड मोर रेडी फॉर द ओकेजन, और मिलान का कहीं ना कहीं दिख रहा था कि हाँ ये टीम ऐसी है जो पहले चैंपियंस लीग जीत चुकी है। और जब आप ऐसी टीम के अगेंस्ट हो जो फोकस्ड है, जिनका गेम प्लान इतने अच्छे से उन्होंने एग्जीक्यूट किया, तो यू विल एंड अप ऑन द लूजिंग साइड। तो आप लोगों का क्या ओपिनियन है इन दोनों क्वार्टर फाइनल्स पे जो कंक्लूड हो चुके हैं? हाउ शॉक्ड आर यू बाय एसी मिलान बीटिंग नेपोली, वन ऑफ द अंडरडॉग्स एंड फेवरेट्स आफ्टर सिटी, टू विन द चैंपियंस लीग? एंड व्हाट डू यू थिंक अबाउट रियल मैड्रिड? क्या रियल मैड्रिड सिटी साइड को हरा पाएगी, जो इस समय लग रहा है सिटी ही जीतेगी? क्या आपको लगता है कि मैड्रिड की आज जो थोड़ी बहुत वीकनेसेस थी वो सिटी एक्सप्लॉइट कर देगी सेमीफाइनल में? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो। मेक श्योर आप लाइक करो वीडियो को, 500 लाइक्स पहुंचा दो, एंड वी आर ऑन द रोड टू 22K, तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, एंड आई विल कैच यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।